हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन डिवाइस। आज हम बात करेंगे एक्सप्लेन डिवाइस की। आपको पता है ये वीसीआर साइकिल का एक्सप्लेन डिवाइस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हमारी साइकिल वीसीआर साइकिल पूरी नहीं हो सकती है। और एक्सप्लेन डिवाइस का काम आपको पता ही है क्या होता है। एक्सप्लेन डिवाइस का काम होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज करना। ठीक, इस दौरान कुछ परसेंट रेफ्रिजरेंट वेपर भी बन जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी एक्सप्लेन डिवाइस से लिक्विड पास होता है तो कुछ परसेंट 15% से लेके 30% तक लिक्विड एक्सपेंड डिवाइस में ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फ्लैश टेस्ट कहते हैं। और जो एक्सपेंड डिवाइस में जो प्रोसेस होती है उसको थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे एक्सपेंड डिवाइस का काम क्या होता है, और एक्सपेंड डिवाइस के काम को हम कहते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है और ये फ्लैश गैस क्या होती है, और जो फ्लैश गैस कहाँ बनती है, एक्सपेंड डिवाइस के अंदर ही बनती है। मीन्स हमारा इवापोरेटर में हम चाहते हैं कि 100% लिक्विड रेफ्रिजरेंट आए, लेकिन एक ऐसी प्रोसेस है थ्रॉटलिंग प्रोसेस जिसके अंदर 10 से 15% कम से कम आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वहीं पे वेपर बन जाता है। तो ये क्यों बनता है, किस कारण से बनता है, हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हम ये देख रहे हैं ये एक्सपेंशन डिवाइस हमारा यहाँ होता है। मीन्स हमारा कंडेंसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट आता है वो एक्सपेंशन डिवाइस में आता है। इसका काम क्या है, फ्लो को कंट्रोल करना। और इसको कैसा रेफ्रिजरेंट मिलता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब जो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये दो कंडीशन में मिलना चाहिए। या तो वो सैचुरेट लिक्विड मिलेगा, सैचुरेट लिक्विड का मतलब है कि 100% लिक्विड रेफ्रिजरेंट, या फिर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो सब कूल्ड लिक्विड मिल सकता है। मीन्स थोड़ा सा जो 100% लिक्विड में चेंज हुआ तो वो कुछ परसेंट और टेम्परेचर कुछ और उसका डाउन हो गया। मीन्स सैचुरेटेड लिक्विड क्या बन गया, सब कूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिल गया। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन डिवाइस को रेफ्रिजरेंट मिल सकता है, दो कंडीशन मिल सकती है। या तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा सैचुरेटेड कंडीशन में, या होगा सब कूल्ड कंडीशन में। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो मिलेगा सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट या फिर सब कूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जो कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में होगा। सब कूल्ड होगा तो हमें ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमें पहले से ही जो रेफ्रिजरेंट मिल रहा है लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो सब कूल्ड सैचुरेटेड कंडीशन थोड़ा सा ठंडा मिल रहा है। तो हमें जब ठंडा रेफ्रिजरेंट हमें पहले से ही ठंडा मिलेगा तो एक्सपेंशन डिवाइस में जो वेपर बनने उसकी जो वेपर बनने की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। मतलब सम कूलिंग होने से हमारी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब होता क्या है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस, अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि आप सडन रिस्ट्रिक्शन, आपको पता है जो हमारा जो एक्सपेंशन डिवाइस होता है उसमें एक बारीक सा छेद होता है, इसे ओरिफिस कहते हैं, और वो सडन और रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है रेफ्रिजरेंट फ्लो में। आपको पता है कंडेंसर से जब रेफ्रिजरेंट आता है तो हाई प्रेशर में होता है, लेकिन इसमें एक बारीक सा होल होता है, बिल्कुल बारीक सा होल होता है, जिससे आपको रेफ्रिजरेंट को पास करना होता है। एग्जाम्पल के लिए कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब में हमने देखा हो कितना बारीक सा एक होल होता है जिससे रेफ्रिजरेंट पास करता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है। तो इसी सडन रिस्ट्रिक्शन को ही थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, होता क्या है, जब भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगी तो सडन प्रेशर ड्रॉप होगा। सडन प्रेशर ड्रॉप, सडन प्रेशर ड्रॉप होगा। जब प्रेशर ड्रॉप सडन होगा तो टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप। और तीसरा क्या होगा, इंथैल्पी कांस्टेंट। आप सोचोगे इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी मीन्स जो एनर्जी रेफ्रिजरेंट के पास एक्सपेंशन डिवाइस में एंटर करने से पहले थी, वही एनर्जी आपकी एक्सपेंशन डिवाइस से एग्जिट करता है रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर के, तो वही एनर्जी सेम एनर्जी होनी चाहिए। मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है एक्सपेंशन डिवाइस में उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मीन्स वो ना तो हीट बाहर से लेगा, ना ही हीट को बाहर रिलीज करेगा। मतलब जो प्रोसेस होगी एडियाबैटिक होगी। चौथा क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो कैसी थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब कोई हीट ट्रांसफर, ना तो हीट लेगा बाहर से ना ही हीट रिलीज करेगा। तो प्रोसेस एडियाबैटिक रहेगी। मतलब जो हीट यहाँ पर होगी, जो रेफ्रिजरेंट के बाद जो एनर्जी यहाँ पर होगी वही एनर्जी यहाँ पर होगी। मीन इंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। पांचवा, वर्क डन। वर्क डन होता है? नहीं, वर्क डन, नो वर्क डन। कोई आपको पता है कैपिलरी ट्यूब में कोई ऐसा पिस्टन मूवमेंट नहीं है कोई, क्योंकि वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कोई पिस्टन मूवमेंट भी नहीं है, कोई मूविंग पार्ट भी नहीं है। मीन्स कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा है, तो वर्क डन नहीं होता इसमें। सिक्स्थ, एंट्रोपी इंक्रीजेस। जो एंट्रोपी वो इंक्रीज करती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस की डेफिनेशन यही है कि प्रेशर ड्रॉप सडन होगा, टेम्परेचर सडन ड्रॉप होगा, एंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आप एंथैल्पी रहेगी कांस्टेंट, मीन एनर्जी जो एंट्री में है वही एनर्जी एग्जिट में होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। हीट एनर्जी उसकी सिक्योर रहेगी, ना अंदर हीट बाहर जाएगी, ना हीट अंदर आएगी। वर्क डन कुछ भी नहीं होगा, कोई मूविंग पार्ट की, तो वर्क डन जीरो। एंट्रोपी इंक्रीज, लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है,
क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है या एक्सपेंड डिवाइस में जब भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगी तो कुछ परसेंटेज 15 से 20% या 30% तक जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो अपने में से हीट लेके वेपर में चेंज हो जाता है। अभी अपने में से हीट लेके वेपर में चेंज होता है, इसी को कहते हैं फ्लैश गैस। तो फ्लैश गैस यहाँ पर हमें जो मिलता है, हमें जो एग्जिट मिलता है, एक्सपेंड डिवाइस के जो एग्जिट हमें मिलता है, ये हमें लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट मिलता है। लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट कभी भी हमें 100% लिक्विड, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में 100% लिक्विड हमें यहाँ नहीं मिलता है। एक्सपेंड डिवाइस के बाद जब भी आपको मिलेगा कुछ परसेंट 15% से लेकर 30% के बीच में आपको वेपर रेफ्रिजरेंट मिलते हैं, जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही है। क्योंकि अगर फ्लैश गैस ज़्यादा बनेगी तो हमें लिक्विड इवापोरेटर का चाहिए, लिक्विड रेफ्रिजरेंट चाहिए, तो लिक्विड पार्ट कम रहेगा तो क्या होगा, जो लेटेंट हीट की मात्रा है, क्योंकि आपको पता है इवापोरेटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और पहले से अगर उसमें वेपर रहेंगे तो लिक्विड कम पर केजी कम लिक्विड हमें मिल रहा है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो फ्लैश गैस को हमें कम से कम रखना है, तो फ्लैश गैस हमारी जितनी कम रहेगी उतना बढ़िया है। लेकिन फ्लैश गैस कुछ परसेंट रहती है, जैसे बताया आपको 10% लेके 30% तक, तो हम चाहेंगे 10% ही रहे, 30% तक ना रहे। तो हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसको कम करा जाता है सब कूल्ड करके। जब ये सब कूलिंग रहेगी, मीन्स जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें मिलेगा वो सब कूल्ड मिले। मतलब आपको पता है कि कंडेंसर में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो होता है हमारा वो वेपर से लिक्विड चेंज होता है। तो जिस टेम्परेचर में लिक्विड से वेपर से लिक्विड चेंज होता है सैचुरेशन टेम्परेचर। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहे वो सैचुरेटेड टेम्परेचर ना रहे, उसका टेम्परेचर थोड़ा और डाउन हो। जितना ज़्यादा सब कूल्ड रहेगा उतना ही हमारा फ्लैश गैस की मात्रा कम रहेगी। तो सब कूलिंग से हम फ्लैश गैस को कम कर सकते हैं, इसलिए हमारे सब कूलिंग जरूरी है। सोच रहे हो ये फ्लैश गैस बनती क्यों है, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस में मैंडेटरी क्यों है, कहाँ पर ये देखा, हम कैसे देख सकते हैं कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहे। जैसे मैंने आपको बताया, एंथैल्पी कांस्टेंट रखने के लिए, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रखने के लिए जो हमारा कुछ पार्ट है एक्सपेंड डिवाइस में, कुछ पार्ट लिक्विड रेफ्रिजरेंट अपने में से हीट लेके फ्लैश गैस में चेंज हो जाता है, मीन्स वेपर में चेंज हो जाता है। और इसका क्या है, जब वो अपने में से हीट लेके जब वेपर चेंज होता है तो वो जो बचा हुआ रेफ्रिजरेंट है उसका तापमान प्रेशर के हिसाब से सेट हो जाता है। डिवाइस के बाद जो हमें रेफ्रिजरेंट मिलता है वो ऑलरेडी सैचुरेशन टेम्परेचर की कंडीशन में मिलता है। सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज करता है। लेकिन जो रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड डिवाइस के बाद आता है उसमें पहले से ही कुछ पार्ट वेपर के होते हैं, 10% से लेकर 30% के बीच में रहते हैं, और 70 से 80% ही हमें लिक्विड पार्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि पहले से ही वेपर बनने स्टार्ट हो गए हैं, और अब वो इवापोरेटर में आके सैचुरेशन टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब करता है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है और अपना फेज चेंज करता है। तो जितना ज़्यादा लिक्विड रहेगा इवापोरेटर में उतना ज़्यादा लेटेंट हीट एब्जॉर्ब की जाएगी और कूलिंग एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो दैट्स मीन्स जो हमारा फ्लैश गैस है उसका हमें नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अब मैं एक इसका प्रेशर और एंथैल्पी का ग्राफ बनाऊंगा, जिसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्लैश गैस कहाँ बनती है और क्यों बनती है। कि ये हमारा एक प्रेशर एंथैल्पी ग्राफ है, जिसमें मैंने VCRS साइकिल शो करी है, VCRS साइकिल शो, और ये क्या सैचुरेशन कर्व है। और जो ये जो पॉइंट की ये क्रिटिकल पॉइंट है आपका, क्रिटिकल पॉइंट ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, और ये आपकी जो लाइन है ये है सैचुरेटेड वेपर लाइन। मीन्स इस यहाँ पर क्या रहेगा, सारा का सारा वेपर रहेगा, और जितना इधर जाओगे तो लिक्विड रहेगा, और लिक्विड के इधर इस लाइन की तरफ सारा सब कूल्ड रहेगा, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे। और यहाँ आपका क्या रहेगा, सारा का सारा वेपर रहेगा। अब ये हम देखते हैं प्रोसेस क्या है। VCR आपको देख लो ये प्रेशर है, तो आपको पता है जो हमारा इवापोरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो ये देखिए कि ये हमारी क्या लाइन कैसी है, और इसके साथ 90 डिग्री पे है, मीन्स ना तो प्रेशर ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसमें हमें दिख रहा है कि जो 4 से लेके 1 डैश तक हमारा है, कोई प्रेशर ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। ऐसे ही 2 से लेके 3 डैश तक ना तो हमारा प्रेशर बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसके मतलब ये हमारी जो हमारी प्रोसेस है 4 से लेके 1 डैश तक और 2 से लेके 3 डैश तक, ये इवापोरेशन प्रोसेस है और ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो ये आपकी जो ये दिख रही है आपको 4 से लेके 4 डैश तक आपकी ये इवापोरेशन प्रोसेस है, इवापोरेशन। और ये 2 डैश से लेके 3 डैश तक ये आपकी क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, जब हमें जो ये और 3 डैश से लेके 4 डैश तक क्या है, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, ये आपकी एक्सपेंशन प्रोसेस होगी। और आपकी 1 डैश से लेके 2 तक क्या होगी, ये कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन। तो ये पूरी आपकी साइकिल है जिस पे आपकी VCR साइकिल काम करती है। 4 से लेके 1 डैश तक इवापोरेशन प्रोसेस, 1 डैश से लेके 2 तक कंप्रेशन प्रोसेस, और 2 से लेके 3 डैश तक आपका जो कंडेंसेशन प्रोसेस, और 3 डैश से लेके 4 तक ये आपकी एक्सपेंशन प्रोसेस होगी। ये आपकी एक्सपेंशन प्रोसेस है। तब आप देख रहे हैं कि मैंने ये देखो लिक्विड लाइन से थोड़ा सा आगे बनाया है। अभी लिक्विड लाइन से जब आपका जो एंटर करता है इवापोरेटर में एंटर कहाँ कर रहा है, 4 पे। तो आप देख रहे हो जब थोड़ा सा मैंने क्या लिक्विड लाइन से आगे बनाया है, मतलब ये वो परसेंटेज है जो फ्लैश गैस की एक्सपेंड डिवाइस में जो प्रोसेस हुई है उसमें वो पहले से ही लिक्विड से वेपर में चेंज हो गई है। मीन्स ये जो दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा, इसका मतलब यहाँ पर अगर होता तो, अगर यहाँ पर हम यहाँ पर आते तो 100% लिक्विड होता है इस पॉइंट पे,
100% लिक्विड होता है। लेकिन हमें कहाँ मिलता है एक्सपेंड डिवाइस के बाद, हमें रेफ्रिजरेंट कहाँ मिलता है, क्या कंडीशन मिलती है, इस पॉइंट पे मिलता है कि पहले से ही थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ परसेंटेज, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है जो लिक्विड लाइन से पहले से ही वेपर बन चुका है। अगर ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100% है, तो ये पहले से ही 10-15% लिक्विड में चेंज हो चुका है। मीन्स इवापोरेटर में जब 4 डेज पे एंट्री होती है, पहले से ही फ्लैश गैस बन चुका होता है। इसकी वजह क्या है आपको पता है, इंथैल्पी कांस्टेंट। इंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट। इंथैल्पी कांस्टेंट, तो इंथैल्पी कांस्टेंट कब रहेगी, जब ये परपेंडिकुलर लाइन आएगी, इंथैल्पी से परपेंडिकुलर लाइन आएगी ना, तो ये इधर जाएगी ना इधर जाएगी, इंथैल्पी कांस्टेंट नहीं चाहिए। जो इंथैल्पी एक्सपेंड डिवाइस में एंटर करने से पहले थी, वही इंथैल्पी इवापोरेटर के एक्सपेंड डिवाइस से एग्जिट में भी होनी चाहिए। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के, इंथैल्पी को सेटिस्फाई करने के लिए ये कुछ परसेंट क्या हो जाती है, ये हमारी कुछ परसेंट वेपर में चेंज हो जाती है। तो ये देख रहे हो आप, ये प्रोसेस आपने कभी भी आप पीस डायग्राम देखोगे तो आपको हमेशा जो एंट्री मिलेगी इवापोरेटर की, वो हमेशा लिक्विड लाइन से राइट साइड की तरफ मिलती है। इससे ये क्लियर हो गया कि ये आपको, इससे क्लियर हो गया कि ये आपको फ्लैश गैस मिलनी ही मिलनी है। अब हम इसमें और चीज देखते हैं कि भाई ये क्या है, 1 से 3 से 3 डेज क्या है। एक्चुअली यहाँ पर जब आपको जब कंडेंसेशन प्रोसेस हुई, जब कंडेंसेशन प्रोसेस होगी किसमें, जब कंडेंसर में कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, तो पहले रेफ्रिजरेंट क्या रहता है, वेपर में रहता है। तो वेपर से किस में आएगा, लिक्विड में चेंज होगा, हीट। तो ये 2 डेज से 3 पे आ जाएगा, मीन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे आएगा। मतलब सारा का सारा जो हमारा वेपर था वो लिक्विड में चेंज हो गया है। अगर मैं यहीं से सैचुरेटेड लिक्विड से ही सोचूं कि वो एक्सपेंड डिवाइस में एंटर कर रहा है, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड एक्सपेंड डिवाइस से एंटर कर रहा है, तो क्या होगा, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। जब एंथैल्पी कांस्टेंट रखता, अगर मैं इसको सब कूल नहीं करता, मीन्स मैंने बस सैचुरेटेड लिक्विड में चेंज किया और एक्सपेंड डिवाइस एक्सपेंशन प्रोसेस हो गई, तो आपको देख रहे हो कि जो और परसेंटेज पहले 10 से 15% थी, ये परसेंटेज और बढ़ गई, ये परसेंटेज और बढ़ गई। अब ये हो गया आपका लगभग 30% हो गया मान लो। तो सब कूलिंग, ये 3 से 3 डेज क्या है, ये सब कूलिंग है। ये 3 से 3 डेज क्या है, ये सब कूलिंग है। सब कूलिंग मीन जिस टेम्परेचर पे सारा का सारा वेपर लिक्विड चेंज हो गया, हमने थोड़ी सी और हीट निकाल के, सेंसिबल हीट निकाल के उसको और भी ठंडा कर दिया। तो इसको 3 डेज से 3 डेज लाने से क्या होगा, जो फ्लैश गैस की मात्रा ये कम हो जाएगी। तो ये कम होने से क्या होगा, हमारी जो लेटेंट हीट है जिसको एब्जॉर्ब करना है, लिक्विड की पोर्शन ज़्यादा मिल जाता है, तो हमारा जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर फ्लैश गैस कम रहती है तो हमारी एक तो कंप्रेसर पे लोड कम रहता है और हमारी सीओपी बढ़ जाती है और लेटेंट हीट हम ज़्यादा इंक्रीज कर पाते हैं। तो ये हमारा, ये आपने देख लिया। तो ये इसमें पीएच डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया कि फ्लैश गैस हमारा बनता है और क्यों बनता है, ताकि इंथैल्पी को हम कांस्टेंट रख सके। अब आप सोच रहे हो कि इसको हम और ज़्यादा ठंडा क्यों नहीं कर देते, कि भाई सोचे कि इसको इतना ठंडा कर दें, इसको हम और ठंडा क्यों, सब कूल कर दें। इसके लिए फिर हमें अलग से फिर उसको ठंडा करने के, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए हमें, रेफ्रिजरेंट को हम ठंडा किससे करते हैं, या तो एटमॉस्फेरिक एयर से करते हैं या फिर पानी से करते हैं। तो अब आप उसको ठंडा, पानी को ठंडा करने के लिए हमें और एक सिस्टम और लगाना पड़ेगा, ताकि हम उसको रेफ्रिजरेंट को इतना ठंडा कर दें कि फ्लैश गैस बने ही ना, मीन सब कूल इतना कर दें, क्योंकि इंथैल्पी तो कांस्टेंट रखनी है, लेकिन इसको हमें कांस्टेंट रखने के लिए हमें एक सिस्टम और लगाना पड़ेगा, लेकिन वो हमें बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। मीन सब कूल करने के लिए हमें एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम और लगाना पड़ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में ये पॉसिबल नहीं है कि फ्लैश गैस को हम 100% अवॉइड कर सके। कुछ ना कुछ 10% से मिनिमम 10%, 5% तो फ्लैश गैस बननी ही बननी है। और उसमें होता क्या है वो, क्योंकि अब जो एक्सपेंशन प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। वो तो ना तो हीट बाहर से ले सकती है, ना ही हीट दे सकती है। तो होता क्या है, जब वो एंथैल्पी कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप होगा तो सडन टेम्परेचर ड्रॉप भी होगा, तो उसको, और इंथैल्पी उसको क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, उस दौरान इंथैल्पी कांस्टेंट रखनी है। तो क्या करता है वो अपने में से हीट ले लेता है, जो लिक्विड है उसी से हीट लेके कुछ पार्ट को वेपर बना देता है। तो इससे फायदा क्या हो गया, जब उसने अपने में से हीट ली तो वो जो प्रेशर ड्रॉप है उसके हिसाब से टेम्परेचर भी एडजस्ट हो जाता है। तो हमें जो एक्सपेंड डिवाइस के बाद रेफ्रिजरेंट मिलता है वो कैसा मिलता है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब हम देखते हैं इसमें, ये हमारा टीएस कर्व है, टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ। इसमें आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो यही सेम है। अगर फोर्स, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये आपका लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गया, ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन हो गया, यह सारा सुपर हीटेड वेपर है, ये सुपर हीटेड जोन है, सुपर हीटेड जोन। और ये आपका सारा क्या है, सब कूल्ड जोन। इधर अगर इधर से जाता हो तो सब कूलिंग हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। अब ये 4 से लेके 4-1 तक वही आपको पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर सैचुरेशन। अब ये एंटर कैसे हो रहा है, सैचुरेशन टेम्परेचर पे एंटर हो रहा है। सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे रेफ्रिजरेंट फेज चेंज करता है। तो जब ये हीट लेगा तो क्या होगा, सारा का सारा लिक्विड क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो इस पोर्शन पे सारा का सारा लिक्विड वेपर बन जाता है। तो जब सारा का सारा लिक्विड वेपर बन जाता है, उसके बाद कहते हैं अब ये आगे सुपर हीट हो गया। मीन्स कंप्रेसर को हम जो रेफ्रिजरेंट देते हैं थोड़ा सा सुपर हीट करके देते हैं,
ताकि कोई भी चांस ना रहे कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर कर सके, क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर है वो वेपर रेफ्रिजरेंट के लिए डिजाइन हुआ है। और यहाँ से 1 से लेकर 2 ये कंप्रेसर का काम है। सेम देखिए, कंप्रेसर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, कंप्रेशन आइडियल कंप्रेशन प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, तो मैंने इसको सीधा दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी सी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। फिर ये जो सुपर हीटिंग हुई है, पहले क्या होगा, डी सुपर हीटिंग होगी, वही कंप्रेसर कंडेंसर का काम, हीट रिलीज हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, ठंडा हो रहा है, तो पहले सैचुरेटेड लिक्विड वेपर लाइन पे आएगा, उस टेम्परेचर पे आएगा जहां पर कि वेपर को लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट निकल रही है। तो 2 से लेकर 3 तक क्या होगा, कंडेंसेशन हो गया, मतलब फेज चेंज हो गया, अभी लिक्विड लाइन पे आ गया। और फिर सब कूलिंग होगी, टेम्परेचर डाउन करा दिया हमने, ये सब कूलिंग होगी थोड़ी सी। अब सब कूलिंग होने के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस। तो 3 से लेकर 4 तक क्या, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया कंडेंसेशन, 3 से लेके 4 तक हो गया एक्सपेंशन प्रोसेस, 4 से लेके 1 तक हो गया इवापोरेशन प्रोसेस हो गया, और 1 से 2 तक हो गया कंप्रेशन प्रोसेस। तो आप देख रहे हो, जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है, आपको पता है एंट्रोपी जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। और ये आपका ये वो पोर्शन हो गया जो फ्लैश गैस का है, ये आपका फ्लैश गैस का प्रोसेस है, ये हमारी फ्लैश गैस हो गई, ये यहाँ से लिक्विड लाइन से लेके ये फ्लैश गैस में होगी। इससे एक बात साबित हो गई है कि एक्सपेंड डिवाइस के बाद जो भी रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर को मिलता है वो हमेशा सैचुरेशन टेम्परेचर में मिलता है, और सैचुरेशन टेम्परेचर मिलता है, और उसमें कुछ पोर्शन वेपर के भी होते हैं, और वो होते किस लिए, वो एंथैल्पी को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको एंथैल्पी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ पार्ट हमारा लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है, वो अपने में से हीट ले लेता है। इसकी वजह से जो बचा हुआ लिक्विड है वो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और टेम्परेचर के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है, और वो ठंडा होने के बाद फिर वो जितना लिक्विड रेफ्रिजरेंट बचता है वो इवापोरेटर में जाके जो भी रूम की हीट को निकालना है उस हीट को निकालता है और रूम को ठंडा करता है। मीन्स फ्लैश गैस का वैसे डिसएडवांटेज ज़्यादा है, अगर फ्लैश गैस ज़्यादा होगी तो लिक्विड पार्ट कम हो जाएगा, लिक्विड पार्ट कम हो जाएगा तो लेटेंट हीट की मात्रा कम हो जाएगी, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, और कंप्रेसर वर्क बढ़ जाएगा। तो जब बनती है तो वो अपने में से ही हीट लेके ही अपने जो बचे हुए लिक्विड से हीट लेके वेपर बनती है, जिसकी वजह से बाकी लिक्विड बचता है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है और सैचुरेशन टेम्परेचर पे आपके इवापोरेटर को मिलता है। तो ये बात आप क्लियर रखिए कि जो एक प्रोसेस बता दी मैंने, एक्सपेंड डिवाइस से पहले जो कंडीशन होगी रेफ्रिजरेंट की वो कैसी होगी, या तो सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा एट हाई टेम्परेचर एट प्रेशर, और या फिर होगा सबकूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट विद हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सबकूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर पहले से सबकूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलेगा एक्सपेंड डिवाइस को तो फ्लैश गैस की मात्रा कम रहेगी। और उसके बाद एक्सपेंड डिवाइस के बाद जो इवापोरेटर को रेफ्रिजरेंट मिलता है वो कैसे मिलता है, एट सैचुरेटेड टेम्परेचर। मीन्स जो रेफ्रिजरेंट मिलेगा वो लिक्विड लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट मिलेगा। अब मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्लैश गैस होती क्या है, क्यों बनती है, और अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।